एकेडमिक रिसर्च, ये शब्द सुनते ही कई बार लगता है कि ये कितनी मुश्किल चीज है ना? आज हम इसी सफर को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं। एक छोटे से सवाल से शुरू करके एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने का पूरा रास्ता देखेंगे। हर बड़ी खोज की शुरुआत असल में यहीं से होती है। बस एक साधारण सा सवाल, एक जिज्ञासा, और यही वो चिंगारी है जो पूरे रिसर्च के सफर को शुरू करती है। समझिए, ये वो बीज है जिससे सब कुछ उगता है। ठीक है, तो सवाल की वो चिंगारी तो मन में है, पर अब आगे क्या? बिना नक्शे के ये सफर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो चलिए इसी सफर के लिए एक मैप बनाते हैं। ये प्रेजेंटेशन एक गाइड की तरह काम करेगी। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, उस एक सवाल को तराशना जो पूरे प्रोजेक्ट की नींव बनेगा। समझिए, ये आपके रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ एक बहुत ही आम गलती होती है, एक ऐसा सवाल चुन लेना जो बहुत बड़ा हो, बहुत फैला हुआ हो। जैसे यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनुभव कैसा होता है। अब ये इतना बड़ा सवाल है कि जवाब में फोकस ही नहीं रहेगा। नतीजा, आप हर चीज पर थोड़ा थोड़ा तो बोलेंगे, पर किसी भी बात की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए एक मजबूत और फोकस्ड सवाल ही समझिए कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो जब क्या पता चल गया, तो अब सवाल आता है कैसे। मतलब अब हमें अपने रिसर्च के लिए सही टूल्स, सही औजार चुनने हैं। रिसर्च करने के मोटे तौर पर दो मेन रास्ते हैं। एक है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। इसमें हम क्यों और कैसे जैसे सवालों में उतरते हैं, शब्दों और अनुभवों की गहराई नापते हैं। और दूसरा रास्ता है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। ये पूरा का पूरा नंबर्स और आंकड़ों का खेल है, जिसमें बड़े बड़े पैटर्न खोजे जाते हैं। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम छोटे सैंपल साइज लेते हैं, जैसे कुछ लोगों से लंबे लंबे इंटरव्यू करना, ताकि हम उनकी कहानी की गहराई में जा सकें। वहीं दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव में हम बहुत सारे लोगों को सर्वे भेजते हैं, ताकि बड़े पैटर्न पकड़ में आएं। तो चुनाव किस पर निर्भर करता है? इस बात पर कि जानना क्या है, किसी कहानी की गहराई या फिर एक बड़े ट्रेंड का सबूत। आपका सवाल ही बताएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है, रास्ता चुन लिया। अब अगला बड़ा फैसला आता है डेटा को लेकर। क्या जानकारी खुद इकट्ठा की जाएगी, जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, या फिर हम उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से ही मौजूद है, जैसे कोई सरकारी रिपोर्ट या पुराने सर्वे। इसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। प्राइमरी डेटा मतलब जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, वो एकदम ताज़ा होता है, हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन इसमें पैसा और वक्त दोनों ही खूब लगते हैं। दूसरी तरफ है सेकेंडरी डेटा। ये सस्ता है, जल्दी मिल जाता है, पर हो सकता है कि ये हमारे सवाल का 100% सटीक जवाब ना दे पाए। तो ये एक तरह का बैलेंस है ओरिजिनलिटी और किफ़ायत के बीच। चलिए, अब हमारे पास टूल्स भी आ गए, डेटा का सोर्स भी पता चल गया। अब वक्त है काम पर लगने का। अब देखते हैं कि इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक साफ सुथरा और मजबूत ब्लूप्रिंट यानी अपनी थीसिस का ढांचा कैसे तैयार किया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी थीसिस हवा में नहीं बनती। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत को बनाना। आपके फील्ड में जो ज्ञान पहले से मौजूद है, आप उसी पर एक और ईंट रख रहे हैं। हर चैप्टर पिछले वाले पर बनता है और इसी से आपका तर्क मजबूत होता जाता है। तो ये है किसी भी थीसिस का एक टिपिकल रोड मैप। शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, मतलब हम क्या और क्यों कर रहे हैं। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, जिसमें हम बताते हैं कि इस टॉपिक पर पहले से क्या काम हो चुका है। फिर मेथडोलॉजी, कि हमने ये रिसर्च किया कैसे। इसके बाद आते हैं फाइंडिंग्स, यानी हमारे नतीजे। डिस्कशन में हम बताते हैं कि इन नतीजों का आखिर मतलब क्या है। और आखिर में एक कंक्लूजन। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 10 किताबों का सारांश लिख दें। नहीं, इसे एक एक्टिव बातचीत की तरह सोचिए। आपको ये दिखाना है कि अलग अलग रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं, कहाँ वे एक दूसरे से सहमत हैं, कहाँ नहीं, और सबसे जरूरी, इस पूरी बातचीत में वो कौन सी खाली जगह है जिसे आपका काम भरने वाला है। मेथोडोलॉजी चैप्टर में सिर्फ ये मत लिखिए कि क्या किया, ये बताइए कि क्यों किया। आपने यही मेथड क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं। अपने हर चुनाव को सही ठहराना, उसे जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। यही आपके रिसर्च को मजबूती और विश्वसनीयता देता है। अब आता है शायद सबसे जरूरी हिस्सा, डिस्कशन चैप्टर। यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। ये वो जगह है जहां हम तो क्या वाले सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, हमें कुछ नतीजे मिले, तो क्या ये क्यों मायने रखते हैं।
ये चैप्टर आपके छोटे से रिसर्च को आपके फील्ड की बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। आपके काम का असली मतलब यहीं पता चलता है। चलिए, अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो फाइनल टच है जो एक अच्छे काम को बेहतरीन बनाता है। अब बात होगी एडिटिंग और सही तरीके से साइटेशन देने की। देखिए, छोटी छोटी गलतियां आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। स्पेलिंग की गलतियां, ग्रामर की प्रॉब्लम या खराब फॉर्मेटिंग, ये सब देखने वाले को बताता है कि काम को गंभीरता से नहीं लिया गया। इससे आपके रिसर्च की विश्वसनीयता कम हो जाती है, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। साइटेशन स्टाइल कोई रैंडम नियम नहीं होते, ये हर फील्ड की ज़रूरत के हिसाब से बने हैं। मोटा मोटा हिसाब ये है कि सोशल साइंसेज और बिजनेस में APA स्टाइल चलता है, क्योंकि वहाँ रिसर्च कब हुआ यानी पब्लिकेशन का साल बहुत मायने रखता है। वहीं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में MLA ज़्यादा चलता है। वैसे तो आपका डिपार्टमेंट खुद बताएगा कि कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है, पर ये एक अच्छा बेसिक रूल है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। APA में ध्यान दीजिए, लेखक के नाम के ठीक बाद साल लिखा जाता है। जैसा हमने कहा, यह बताना जरूरी है कि जानकारी कितनी नई है। MLA में फोकस लेखक और पेज नंबर पर होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर आपके काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और यह अंतर सिर्फ टेक्स्ट में नहीं, बल्कि आखिर में जो रेफरेंस लिस्ट बनती है उसमें भी दिखता है। APA में देखिए, लेखक के नाम के साथ सिर्फ पहला अक्षर यानी इनिशियल आता है और टाइटल सेंटेंस केस में होता है। वहीं MLA में पूरा पहला नाम और टाइटल केस का इस्तेमाल होता है। बस एक बात पक्की करनी है, जो भी स्टाइल चुने पूरे पेपर में उसी के नियमों पर टिके रहें। तो एक सवाल की छोटी सी चिंगारी से लेकर एक तराशे हुए निष्कर्ष तक अब रिसर्च का एक नक्शा हमारे पास है। ये सफ़र थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर की गई खोज हमेशा कीमती होती है। तो अब सवाल ये है, इस नक्शे के साथ क्या खोजा जाएगा?